पेज 3 का क्वेश्चन 21 किया था हमने ट्राइंगल वाला लास्ट क्लास में। फिर 22 वाला मैंने आपको होमवर्क दिया था जिसमें बताया था एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर दिया हुआ है, ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए, क्या दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट 4, -1 याद है, और सेंटर को मान लेते O, और बी के कोऑर्डिनेट निकालने थे आपको, बी के कोऑर्डिनेट आपको निकालने थे। ये बी के कोऑर्डिनेट क्या है ये बताओ जल्दी से। -2, -5, -2, -5 इज द करेक्ट आंसर। किसका आया? 1, 2, 3, बस। बाकी लोग भूल गए? किया था? भूल गया, दिमाग पे चोट लगती तो भूल गए। चलिए, आंसर नहीं आया? हाँ तो उठाया नहीं क्यों? 1, 2, तीसरा कौन? अच्छा तुम हाँ 1, 2, 3 वही तो। हाँ इधर आ गया, अलग आया, गलत आया। तो कर लेना, इसका आंसर नोट कर लो, ठीक है? कि आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है? फिर सेक्शन बी, सेक्शन बी बचे हुए कुछ सारे होमवर्क दिए थे। सबसे पहले कौन सा? 33, मतलब जो होमवर्क था वो 33 से 42 था। क्वेश्चन 33 से 42 पूरा होमवर्क हो गया था। बताओ कौन से वाले में डाउट आया? 35 सुना मैंने, किसका है? ठीक है 35, और 38 सुना मैंने, किसी का? 38, इन दोनों के बीच में 36 इंशरा का, और 37 भी है, 37 भी है, 35, 37, 38, 39, 40 किसका? ठीक है 41 किसी का, 42 पे काफी लोगों को डाउट है। चलो डिस्कस करते सारे एक एक करके। 35 के लिए कोई डाउट नहीं है? नहीं है? 33, 34 नहीं? ठीक है, तो 33, 34 आसान है, सबसे ज्यादा सबके बन गए, बढ़िया। मिड पॉइंट पूछा था है ना, तो मिड पॉइंट तो निकाल ही लिया होगा बिल्कुल। 35 वाले से करते हैं, 35 वाले से हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 4 के 35। The midpoint of line segment joining AB is C. एक लाइन सेगमेंट है AB, एक लाइन सेगमेंट है AB जिसका मिड पॉइंट है C, ठीक है? A का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,4, ठीक है? B का जो कोऑर्डिनेट है वो है -2,3. ये A का कोऑर्डिनेट है, ये B का कोऑर्डिनेट। C का कोऑर्डिनेट क्या? 1, 2a+1, ये आपको कोऑर्डिनेट दिया है किसका? C का। तो मिड पॉइंट आपको ए बी का दे रखा है सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी, ठीक है? हाँ और किसी का डाउट है? 35 तुम्हारा क्लियर हो गया, ठीक है? चलो तो यही माना था। हम क्या बोल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर? देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला जब जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि एग्जाम में है, दिमाग आपका नॉर्मल चलता नहीं, अलग ही चलता है दिमाग, ठीक है? अब जैसा भी चलना है चले तो कम से कम। तो एक आइडिया क्या दिमाग बोलता है कि AC इक्वल टू सी बी, क्यों? क्योंकि सी क्या है? मिड पॉइंट है। तो ऐसे भी करेंगे तो चल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा नॉर्मल तरीका, जिससे उससे क्या फंस जाओगे, क्योंकि दो वेरिएबल, कितने वेरिएबल है? 2, उससे फंस जाओगे, इक्वेशन है, वैल्यू नहीं आई। यहां पर आपके पास क्या है? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट ये x बोल दिया, इसको y बोल दिया, तो x इज इक्वल टू व्हाट? x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये इधर गया, तो 2x इज इक्वल टू 2a माइनस 2, ये एक इक्वेशन मान लेते। इसी का वाला y क्या है? 2a प्लस 1 इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। x की वैल्यू है, x की वैल्यू है, x की वैल्यू दी है, x की वैल्यू तो दी थी 1, तो हम डाल देंगे, तो यहाँ पर ये आ गया, और 2, 2, 4, 2a, की वैल्यू कितनी आ गई? 2। गुड, वेरी गुड।
तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई और यहाँ क्या था, a की वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ जो y की वैल्यू थी वो यहाँ डाल दी, है ना, जैसे x की वैल्यू दी थी तो यहाँ डाल दी, जैसे y की वैल्यू जो थी वो यहाँ डाल दी, तो x1 प्लस x2/2 और यहाँ पर y प्लस y2/2। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू जो आई हमारी वो यहाँ डालेंगे, तो 2 जब डाला यहाँ कितना हो गया, 5 × 2 10 - 4 क्लियर। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2। एनी प्रॉब्लम? तो मेरा आंसर सही आया था, लेकिन वो वैल्यू में चली गई। मतलब उसमें दिया था कि वैल्यू, तो मेरे को लगा 2 या 2 से ज्यादा है। अभी क्लियर है? कहाँ करती थी पता किया, ऐसे ही था। ठीक, बढ़िया। 35 था ये, 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 36 वाला क्वेश्चन क्या बोला, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। क्या, ए बी डायमीटर है और सी क्या है, सेंटर है। तो ए कितना दे रखा है, -2,9। किस किस का डाउट है 36 वाला, है नहीं किसी का, छोड़। 37 वाला क्या बोल रहे हैं, find the quadrant of point A where AB is the diameter of the same equation, है ना। इसमें क्या बोला है कि ये AB is diameter, सेंटर C दे रखा है और B दे रखा है, A निकालना है। C दे रखा है कितना, 2, -3 और AB निकालना है 1,2। ये किसका डाउट है, 37। तो 37 वाला देखो, 37 वाले में आप इसको मान लो A, B, ठीक है। देखो इसमें 36 वाला जिसका भी था टूक रहे हो, कोई बात नहीं, टूकने की बात नहीं है, समझने की बात है। यही चीज रहती है कि आप डाउट पूछते हो, है ना, बट फिर छूट जाते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ लो 36 वाला जिसका भी था बड़ा आसान है। ए और बी दे रखा है, सी सेंटर है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला डालेंगे, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर वैल्यू नहीं आ रही है जो पीछे दे रखी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं। आंसर तो मैच कर रहे थे, ऐसा कोई क्वेश्चन था आंसर में आपका मैच नहीं कर रहा है, आपने बहुत ट्राई कर लिया, आप क्लेम कर रहे हो कि नहीं पीछे तो गलत दे रखा है, क्योंकि हो सकती है पीछे गलत, है ना, आंसर लिखने में। क्लियर है? तो इसमें तो केवल मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के आना चाहिए था, है ना। ओरली भी कर सकते हैं, 6 में से 2 गए 4, 4/2 2, ठीक है। फिर 9 और 3 12/2 6, तो 2,6 ओरल। हरी बात समझ में, ठीक है। 37 वाले में सेम चीज करनी है, इस बार आपको मिड पॉइंट दे रखे, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू व्हाट, 2 मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो a प्लस b अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 4, 8 प्लस 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यही सी इसी तरह से b की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, b की वैल्यू निकालनी है, -3 इज इक्वल टू b प्लस 4/2, तो कितना हो जाएगा, b -10 हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी आ गए। ये वाला इसमें आपने मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है मतलब अपन x की जगह 2 को रख सकते हैं और y की जगह इसको रख सकते हैं, -3 को रख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला क्या बोलता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, ये बोलता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर x जगह हमने किसको रखा, जो मिड पॉइंट x है उसको रखा, और x1 प्लस x2 की जगह ये a और ये 1, ठीक है। इसी तरह से y इक्वल टू y1 प्लस y2/2, तो y कौन है अपना, -3 है, और y1 ये रहा, y2 ये रहा। ठीक है, तो मैंने एक कोऑर्डिनेट p क्यों मान दिए, आंसर सही आ रहा है, मान लिए थे p क्यों, कौन से, a कोऑर्डिनेट, जब a दिए रखा है तो a यूज करो ना,
नहीं मतलब उसके जैसे कोऑर्डिनेट हमने ताकि वो इक्वेशन कौन सा ई कोऑर्डिनेट एक ही कोऑर्डिनेट पे दे रखे ना -2,9 37 37 वाला है का नहीं वो वेरिएबल नहीं लेते फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। अच्छा वेरिएबल में, हाँ वेरिएबल में कुछ भी लो, उससे क्या है कैसी बिल्कुल फालतू बात पूछते हो। ए कॉमा बी की जगह तुमने पी कॉमा क्यों ले लिया, उसमें क्या है हैं? अगर इस कॉमन आंसर से तो भी आ जाएगा। चल 37 38 38 इसका डाउट था 38। अलाइन intersect the y-axis and x-axis at point P Q respectively। एक लाइन है जो कि y और x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है P और Q पर। P और Q पॉइंट है, P और Q पॉइंट है। P कहां पर है, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे तो 0,y बोल दूं, और Q कहां पर है, x एक्सिस पर। x एक्सिस पर है तो x,0 बोल दूं, चलेगा ठीक है। तो अलाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस x एक्सिस एट पॉइंट P Q, ठीक है। If 2, -5 is the midpoint of PQ, तो O midpoint मान लेते हैं। 2, -5 is the midpoint। तो आपने क्या निकालना है, P और Q के कोऑर्डिनेट निकालना, मतलब x और y की वैल्यू निकालना, सीधी सीधी बात। अब आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से करो या किससे करो, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप अटकोगे नहीं, जल्दी से हो जाएगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला से अटक सकते हो आप। तो यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, ओ क्या होता है, x1 प्लस x2 बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं क्या कि o की कोऑर्डिनेट तो दे रखे, मतलब ये 2 के इक्वल है और ये -5 के इक्वल है। तो हम 2 को इससे इक्वेट कर देते हैं और -5 को इससे इक्वेट कर देते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, 2 इज इक्वल टू x1 कौन है, 0 प्लस x अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। फिर कौन, -5 किसके इक्वल है, y1 प्लस y2 2, तो y प्लस 0/2 कितना आ गया, -8, कौन, y, ठीक है। तो x की और y की ये वैल्यू आ गई। हाँ लिखा यही है कि P और Q दो पॉइंट है। सपोज ये आपका कार्टेशियन प्लेन में एक लाइन है ना, और ये जो लाइन है ये y एक्सिस को कट कर रही है P पॉइंट पर, और x एक्सिस को कट कर रही है Q पॉइंट पर, ठीक है। अपने को ये सब बनाने की जरूरत नहीं थी, अपने को केवल इतने से काम हो जाता। पर एक्चुअल क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझना है तो ये बनाना पड़ेगा। तो आप बताओ ऐसे केस में P एक्सिस को कट कर रहा है, और जहां x एक्सिस कट कर दिया इस लाइन को, उसका नाम क्या है, Q, ठीक है। कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए नहीं है P और Q के, और P और Q का एक मिड पॉइंट दे रखा है, नाम नहीं दिया है, केवल मिड पॉइंट है कि 2, -5 क्या मिड पॉइंट है। अब P के कोऑर्डिनेट क्या लोगे, आगे समझ में, Q की कोऑर्डिनेट, तो ये था 38 39 कितने लोग, 39, ठीक है। द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC DF, ये वही है सेम क्वेश्चन नंबर 21 जो किया था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 39 को लिख लो, क्वेश्चन नंबर 39 को लिख लो, सेम एज क्वेश्चन 21 पेज, ठीक है। तो अगर आपको क्या आ रहा है, डाउट आ रहा है इसमें, तो पेज 3 का क्वेश्चन 21 देखें, और फिर भी डाउट आ रहा है तो पूछें, रेफर करना है जो क्लास में क्वेश्चन किया था वैसे। वैसे ही किया था वैसे फिर भी चलो किस किसने किया है 39 वाला और आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। तो अनवी इक्वेशन बताओ, x1 प्लस x2, तो मतलब ए बी की निकाली पहले, तो मतलब ए इज इक्वल ए की वैल्यू टेक कर था 6 था ना मिड पॉइंट। अरे मिड पॉइंट इक्वेशन बताओ, ऑब्वियस सी बात है, एकदम लास्ट से भी चेक करेंगे, उसका चेक करना उसने सही, उसने जो किया है वो चेक कर रहे हैं अपन, तो ये चेक कर स्टार्टिंग से चलेंगे ना, कहाँ गलती हुई तभी तो पकड़ाएगी।
तो x1 plus x2 होता है फिर के ऐसा बाकी लोग क्या होते हैं? सही है तुम्हारा निकला पहला गलत बस। ठीक है ऐसे चेक करना है आपने x1 plus x2 क्यों गलत आ रहा है एक बार लिखा दो है ना पैटर्न देख लेता हूँ कि वही पैटर्न फॉलो किया है कि नहीं। वही पैटर्न है ना। तो x1 plus x2 तो नहीं आ रहा है 6 है तुमने 3 लिखा है ना। अच्छा ए बी है ये तो x1 x2 तुमने ना ये गलती करी है कि बोला है बीसी बीसी के बीच का डी है तुमने कोऑर्डिनेट रख दिया। देखो क्वेश्चन पढ़ो और इसको भी लिखना है। हम क्या करते हैं हमेशा ट्राइंगल बना दिया बाहर वाला अब अंदर वाला ट्राइंगल सोच समझ के बनाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करना है ऐसा नहीं हमारी मर्जी से सब होगा। बाहर वाला ट्राइंगल आपकी मर्जी से अंदर वाला ट्राइंगल इनकी मर्जी से। कैसे देखो क्या लिखा है मिड पॉइंट ऑफ बीसी। मिड पॉइंट ऑफ बीसी क्या लेना पड़ेगा डी लेना पड़ेगा। आप कुछ और लोगे तो गलत हो गया ना। समझ में आ गई गलती। जिस भी इसका भी 39 वाला नहीं आ रहा है आपने क्या 21 को देख लिया 21 से समझ लिया फिर भी नहीं आ रहा है तो पक्का आपकी गलती एक तो कैलकुलेशन वाली गलती हो सकती है और बड़ी अगर गलती है तो क्या हो सकती है कि आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बीसी का मिड पॉइंट डी है सीए का मिड पॉइंट ई है और एबी का मिड पॉइंट जो है वो एफ है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से लेना पड़ेगा। ठीक है एबीसी हमने हमारी मर्जी से ले लिए डी एफ आप तो देख कर क्योंकि अगर ये डी एफ को इधर उधर करोगे तो सब इधर उधर हो जाएगा। ठीक है इधर 39 40 40 कितने लोगों का था लोग हैं। टू एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले बताओ एडजेसेंट वर्टाइसेस क्या आगे वाले की आमने सामने वाले। एडजेसेंट मतलब ए और डी एडजेसेंट है बी और सी एडजेसेंट है सी और बी एडजेसेंट है और बी और ए एडजेसेंट है ना। पड़ोसी को क्या बोलते हैं एडजेसेंट। ठीक है इफ टू एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम 3,2 1,0 तो मैं मान लेता हूं 3,2 और 1,0 ये है। ठीक है मान लेते हैं एंड द डायगोनल इंटरसेक्ट एट 2, -5 डायगोनल बना देते हैं। डायगोनल ये डायगोनल ये डायगोनल इंटरसेक्ट करिए ऊपर इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -5। ठीक है देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर टू वर्टाइसेस। तो इसके कोऑर्डिनेट a, b मान लो इसके कोऑर्डिनेट c, d मान लो चलेगा। ठीक है चलेगा ऐसा नहीं लिखा है कि ए और बी के वो आप मान सकते हो। आपने अगर ए और बी के मान लिए तो सी और डी अननोन हो जाएंगे। आपने ए डी के मान लिए तो सी और बी अननोन हो गए। दो आप मान सकते हो पर अपोजिट वाले नहीं। कौन से एडजेसेंट वाले मानते हैं। ठीक है एडजेसेंट वाले मतलब या तो ये दोनों या ये दोनों पास पास आस पास वाले दो को मानते हैं। किसी भी दो को आप मान लो और बाकी के दो अननोन हो जाएंगे तो मैंने ये अननोन ले लिए। ठीक है और मिड पॉइंट आपको दे रखा है। अब जैसा कि हम जानते हैं ओ जो है वो एसी का भी मिड पॉइंट है ओ जो है वो बीडी का भी मिड पॉइंट है। तो हमें एक बार मिड पॉइंट फॉर्मूला एसी के लिए लगाना है एक बार बीडी के लिए लगाना है हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं फिर भी आपको दिक्कत आ रही एसी पर लिया हमने मिड पॉइंट +1 बाय ये ए का आ गया और ये बी का आ गया। अब इसी तरह से जब बीडी में लगाएंगे तो किसका जाएगा सी और डी आ जाएगा।
तो ABCD आगे, तो A के कोऑर्डिनेट ये दोनों पे और B के कोऑर्डिनेट वो दोनों, सही है क्या? ये था 4040। 41 बोला पॉइंट ABCD या वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, किसका है? 41। हाँ, ये मिड पॉइंट ऑफ BD हो गया और ये मिड पॉइंट ऑफ B। भी वहाँ भी सॉल्व किया वहाँ भी सॉल्व किया। अच्छा, ये लिखा सॉल्व तो वही किया है ना, ये तो इसी का ही था। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, और वो एक्स कोऑर्डिनेट वो है, ठीक है, वो लिख के बताया ताकि अपने को दोनों का सॉल्व करना पड़े। ठीक है, 41 देखते हैं। नोट कर लो, ये आपका क्या है? एडवांस मैथ्स। ठीक है, एडवांस मैथ्स की बुक है। सेट लॉगरिथम रिलेशन फंक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉम्बिनेटोरिक्स, ये नाम ऐसा दिया है पर है वही, है ना। और ये प्रोग्रेशन जो हम पढ़ेंगे 8 चैप्टर है आपको एपीजीपी, है ना, शॉर्ट फॉर्म में, तो उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो ये फॉर्मेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सटेंडेड वर्जन है और ये प्रोग्रेशन का एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, अभी जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बता रहा हूं आपको 57। अब इसमें क्या है, ये रहा रेनिडेस पैटिस, समझाया था ना रेनिडेस पैटिस, वो पढ़ेगी नहीं स्टार्टिंग के 2 पेज गणित मंजरी के, बोले थे मैंने हिस्ट्री पढ़ लेना, ये नहीं पढ़े? पार्टीशन सिस्टम जो स्टार्ट किया था हमने, देखो ये तो हाँ, ये वाली चीज मैं आपको बता देता हूँ आज, मिरर वाली, है ना, क्योंकि मैंने गणित मंजरी में भी देखा कि मिरर इमेज का पूछ रहे हैं। ठीक है, मिरर इमेज का बता देते हैं, तो नॉर्मल वाले क्वेश्चन है, इजीली बन जाएंगे आपसे। ठीक है, इसमें स्लोप ऑफ द ग्राफ हमने जो उसमें पढ़ा था फिजिक्स में, वो काम आएगा, है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। ये चेंज इन एंगल्स वाले क्वेश्चन ये हम करेंगे जब एडवांस मैथ्स पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो बेसिक वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो लगेगा ही लेगा, उसके बाद ये इंटरसेप्ट करके और नॉर्मल क्वेश्चंस तो आपसे बन जाएंगे। जैसे अलग टाइप के क्वेश्चन है इक्वेशन वाले, उसमें आपको दिक्कत आ सकती है ना। तो मतलब लगभग आधा हम पढ़ चुके हैं और आधा बचा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एडवांस में। ये पूरा एडवांस की बुक है, ये पूरा एक ही एग्जाम है? नहीं, ये पूरे साल के लिए है। ठीक है ना, ये पूरे साल के लिए, इसमें प्रोबेबिलिटी के बारे में है। एक घंटे का अलग से रहेगा। और क्या बोला नहीं, ये पूरे साल की है, मतलब इससे कुछ चैप्टर हाफ ईयरली में और पूरे सारे चैप्टर एनुअल में। ठीक है, आई बात समझ, इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, है ना। और पार्ट 2 नहीं आंसर है? ये देखो इसमें कहीं लिखा है क्या पार्ट 1, मतलब ये पूरे साल के लिए 6 चैप्टर, तो जैसे 3 चैप्टर आपको अभी हाफ ईयरली में करवा दिए, 3 चैप्टर बाद में करवा दिए, और एनुअल एग्जाम में आपको 6 के 6 का एडवांस हो गया, ऐसा है। ठीक है, अगर ये पार्ट 1 लिखा होता तो हम बोलते हैं कि ये अभी हाफ ईयरली का है। ये टॉपिक्स है ना, ये अपने आप में सब इतने इतने भारी हैं, इनको डाइजेस्ट कर लो, बड़ी बात है, पूरे साल में करें। ठीक है, अगर हाफ ईयर में 6 आएंगे और 8 को आपके गणित मंजरी के, वो उसके लिए दब जाओगे। ठीक है, ऐसी अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना। मेन बुक का पार्ट 2 क्यों नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा, अभी नहीं आएगा, सितंबर में, अक्टूबर में आएगा, नवंबर में आएगा। तो सेकंड का टाइम है, उसमें लाइन के होगा, होना तो चाहिए, क्योंकि भूल गए शायद फर्स्ट पार्ट में, मुझे ऐसा लगता है लाइन्स एंड एंगल्स भूल गए, बट शायद नहीं भूले, उनका यही पैटर्न है कि वो 8 में पढ़ाया जाए, लाइन्स एंड एंगल्स ट्रायंगल्स 8 में पढ़ाया जाए और इधर सीधे सर्कल डालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम स्पेस एरिया नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो सब सेकंड पार्ट में रहेगा। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर है जो
सेकंड पार्ट के लिए ऑलरेडी उन्होंने जब सिलेबस लॉन्च किया था ना, तो उसमें ऑलरेडी दे चुके हैं कि वो कौन कौन से चैप्टर आपके सेकंड पार्ट में आएंगे। ठीक है, चलो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 to 40 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पॉइंट ए बी सी डी आर वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सेम टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, फिर भी आपने एक बना, बताओ क्या कहता है इसमें। इसका जो मिड पॉइंट जो बीडी का था वो 4.5 था। मिड पॉइंट है देखो 7/2, 2। तुम्हारा क्या है मिड पॉइंट? 9/2 आ रहा है। अच्छा सीधा है, सॉरी। ये मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इस मिड पॉइंट को एसी के लिए यूज कर लो, है ना। एसी में अगर लगाएंगे हमारे पास क्या होगा, 9/2 इज इक्वल टू व्हाट, 3 प्लस a/2, 2 से 2 कैंसिल, एक ही वैल्यू आ गई 6। फिर 2 इज इक्वल टू व्हाट, प्लस b/2, 4 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो 6 और 3 मिड पॉइंट फॉर्मूला को आपको अच्छे से यूज करना आना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है। 42 वाला मजेदार क्वेश्चन, 42 वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन। बोला है कि टूल्स, स्केल, पेंसिल सब लाए है इधर, तुम्हारे पास नहीं है इधर, इधर। हाँ वो पढ़ना है नंबर लाइन वाला कि नहीं पढ़ना है? आज हमने तो केमिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं या फिर नंबर लाइन का पढ़ सकते हैं, ठीक है। वही वो वर्ल्ड ऑफ नंबर्स का थोड़ा सा बचा हुआ है, वो कर लेते हैं, प्रूफ वाला और नंबर लाइन वाला, ठीक है ना। चलो ये हो गया 42 है। 42 वाला अच्छा क्वेश्चन है। देखो 42 वाला क्वेश्चन बोल क्या रहा है, सबसे पहले समझते हैं ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन 42। बहुत बड़बड़ा हुआ ए बी मिड पॉइंट बी, तो एक लाइन जा रही है जिस if the midpoint of the line segment join the point A B A B and A B C, एंड लिखा है, ये लाइन से मिड पॉइंट नहीं बताया। तो h plus y minus 10 is equal to 0. मैंने क्या लिखा, हाँ सॉरी, ना आपने x plus y is equal to अरे डिफरेंस क्या हुआ, क्या डिफरेंस हुआ बोलो। तो ही रहेगा, विजुलाइज कर पाने के लिए बनवाता हूँ मैं, है ना, क्योंकि मुझे सॉल्व नहीं करना ना, मुझे
डाउट क्लियर करना है ना, उन लोगों के जिनको डाउट आ रहा है, तो डाउट आ रहा है तो विजुअलाइज करने से क्या होता है कि डाउट आने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 10 है ना, x प्लस वाई इन दोनों की वैल्यू क्या है 10। तो अगर x प्लस वाई इक्वल टू 10 है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ x इक्वल टू 10 माइनस वाई, क्या ऐसा बोल सकता हूँ x इक्वल टू 10 माइनस वाई। ठीक है, तो यहां पर जब भी जरूरत पड़ेगी मैं x को कभी 10 माइनस वाई ले लूंगा। ठीक है, ये क्या है अपने को गिवन है और इसको बोल देंगे इक्वेशन, इसको साइड रखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या बोलेंगे x क्या होगा 3 प्लस के बाय 2, तो क्या आ गया 2a इक्वल टू 3 प्लस के। फिर y वाला कौन है 4 प्लस 6 बाय 2, तो कितना गया ये 5। y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 यहाँ पुट कर देते y की वैल्यू 5, तो x कितना आ गया बोलो 5, x 5, तो x की वैल्यू 5 यहाँ पुट कर दो, तो ये कितना आ गया 7। सही है क्या, ए की वैल्यू निकालना थी। देखो बहुत सारे तरीके इसको सॉल्व करने के, उनमें से एक तरीका ये जो मुझे सबसे इजी लगता है। आपने कैसे किया 3 प्लस के अपॉन 2 की वैल्यू डायरेक्ट उसमें लगा दी, 3 प्लस के अपॉन 2 की वैल्यू लगा दी, मतलब और y की वैल्यू उसमें लगा दी, x प्लस y माइनस 10 जो दिया था लगा दी। हाँ ये भी कर सकते हैं, x की और y की वैल्यू जो ये दिख रही है ना, ये वाली वैल्यू आपने कहाँ डाल दिया इस x में, यहाँ डाल दिया, और y की वैल्यू जो आई उसको यहाँ डाल दिया, वो भी आ जाएगा। ये वाली हाँ, अपने को गिवन था x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, ओरिजिनली गिवन ये इक्वेशन थी, उसको हमने मॉडिफाई किया 10 को इधर ला, मॉडिफाई करके नहीं नहीं ये तो अपन क्या कर रहे हैं जनरली वो ट्रांसपोज करने के लिए कुछ नहीं लिखना। ठीक है, ट्रांसपोज करने के लिए कुछ नहीं लिखना, गिवन ये था क्वेश्चन नंबर 42। कितने लोगों ने इस चैप्टर में मतलब पॉइंट ज्योमेट्री की गणित मंजरी खोल कर देखी और कितने लोगों ने सॉल्व करी, कितने लोगों ने केवल 1.1 केवल 1.1 1.2 एक्सरसाइज करी, मतलब एटलीस्ट 1.1 1.2 एक्सरसाइज कर ली, और कितने लोगों ने एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में भी स्टार्ट किया हाथ करके मारा। ठीक है, दर्शन करवाते हैं आपको एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के, और आपको ये बताते हैं कि गणित मंजरी को इस चैप्टर के लिए हल्के में मत लें, बता तो ये तो हमने देखा था कि फर्स्ट टू पेजेस पर हिस्ट्री दे रखी है आपको, ठीक है ना, फर्स्ट 2 पेजेस पर हिस्ट्री ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अब यहाँ पर रेने डेस्कार्टेस का नाम दिया हुआ है ना, यहाँ पर शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, ये वाला पैराग्राफ आपका इंपॉर्टेंट है, कि पहले वाला भी ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले देखा था और इस तरह से उन्होंने बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद उज्जैनी के बारे में बताया हुआ है कि वहां पर किया था, और अरेबिक ज्योग्राफी के बारे में यहाँ पर बताया है। एक द इन्फ्लुएंशियल अरब स्कॉलर अल रूनी के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि वो इंडिया आए थे, ट्रेवल्ड टू इंडिया, स्टडीड सिद्धांता एंड यूज्ड इंडियन ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेट ऑफ वेरियस सिटीज अक्रॉस एशिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, बहुत सारे फिलोसोफर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे मैथमेटिशियंस, बहुत सारे ऐसे लोग जो नॉलेज में विश्वास रखते थे, वो इंडिया आए थे।
ठीक है ना। उनमें से सबसे बड़ा नाम अगर हम देखें तो वो किसका है, क्या नाम बताया था? गलती से न्यूटन निकल गया था, जागृति ने फिर आइंस्टाइन आइंस्टाइन है आइंस्टाइन ना। तो आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन सबसे बड़ा नाम है, ठीक है ना। पर हम एक डिस्कवरी देखें या फिर हम जो अभी तक इन्वेंशन हुए हैं उसमें अगर देखें तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी है? आइंस्टाइन ने, है ना। E इक्वल टू mc स्क्वायर आपने सुना होगा, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला कि एनर्जी क्या है, ठीक है। एनर्जी, आप कहीं भी जाते हो, आप होली रिवर में जाते हो, होली प्लेस पर जाते हो, आप कहीं भी गए और आपको यार बहुत बढ़िया लग रहा है, आप घूमने बहुत बढ़िया लग रहा है, तो क्या एनर्जी, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यहाँ आके बने, घर पे नहीं बने, तो क्या है एनर्जी। तो वो क्वांटम फिजिक्स किसने दिया? आइंस्टाइन ने दिया, है ना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया? आइंस्टाइन ने दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये एनर्जी, केवल हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी को एनर्जी नहीं बोलते, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स की अगर बात करें तो एनर्जी क्या है? एनर्जी जो आप पॉजिटिव फील करते हो वो भी एक एनर्जी है, आप जो नेगेटिव फील करते हो वो भी एक एनर्जी है। ये सारी चीजें किसमें आती है, कौन सी ब्रांच में आती है फिजिक्स की? क्वांटम फिजिक्स में, ठीक है। और ये पढ़ाई जाती है ना। ऐसा नहीं है कि ये केवल हम पॉजिटिव नेगेटिव और ये बात करते हैं ना, गुस्सा हो रहे हो, हैप्पी हो रहे हो, इट इज अ फिजिक्स, ठीक है। एनर्जी उसमें आप इसको डिनोट भी कर सकते हो। चल, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये लोग इंडिया आए थे, इंडिया से सीख के गए और फिर जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की बात हुई इंडिया में, वो सब बाहर गई और वहां से फिर ये फ्रेंच साइंटिस्ट ने, फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्टिस ने क्या किया? फॉर्मलाइज किया किसको? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो कहीं ना कहीं इस बुक में ये बताया गया है कि इंडिया क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडियन मैथमेटिशियंस का क्या कंट्रीब्यूशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज आप देखोगे या मैंने भी जो आपको लिखवाया हो, क्या लिखवाया? सीधा सीधा किसने फॉर्मलाइज किया? रेने डेस्कार्टिस ने, है ना। 17वीं सेंचुरी में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेने डेस्कार्टिस, उन्होंने ही इसको देखा था, करा था। हमने वही लिखा, क्या हमने किसी इंडियन मैथमेटिशियन का बोला क्या किसका भी रोल था? उसका भी रोल था, थोड़े थोड़े रोल थे, हमने लिखा नहीं किसी का, पर इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो नई एनसीईआरटी ये आपको बताएगी कि इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इंडियंस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है किसी भी फील्ड में, अगर है तो, ठीक है। तो पहले 2 पेज इसलिए आप बोले थे कि पढ़ लेना, उसमें थोड़ी सी हिस्ट्री है, स्टोरी है, तो वो आपने अगर पढ़ी होगी तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, हमने पिक्टोरियल वाले क्वेश्चन नहीं किए थे, हमने सेक्शन ए में जो क्वेश्चन किए थे वो टिपिकल क्वेश्चंस किए थे कि आपको कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट बता दो, इसका कोऑर्डिनेट बता दो, इसका कोऑर्डिनेट बता दो, इस तरह के क्वेश्चंस किए थे हमने। ये टिपिकल ये इस तरह के क्वेश्चन किए। अब आपको जो नया एनसीईआरटी है उसमें क्या बताया है कि ये एक पूरा घर का नक्शा है, आपके हाउस का या एक बेडरूम का नक्शा है, बेडरूम प्लस बाथरूम का नक्शा है, और इसमें आपको बताना है कि ये चीज कौन से कोऑर्डिनेट पर है, वो चीज कौन से कोऑर्डिनेट पर है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है और क्या वो जस्ट बताया है, आगे तुम पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना। आओ ना एक्सरसाइज पे, ये एक्सरसाइज पे आ गए, ठीक है। तो यहां पर अब जैसे दिया हुआ है, इफ D1R1 रिप्रेजेंट द डोर, तो D1R ये क्या है? डोर है, D1 से लेकर R1, ठीक है। डोर ऑफ द रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल? लेफ्ट वाली वॉल कौन सी है? लेफ्ट वाली वॉल कौन सी है? तो वहां से डोर कितना दूर है? तो कहां से शुरू हुआ डोर? D1 से। D1 से कितना दूर है ये वॉल से? 8, क्या बोलेंगे? 8, इजी, क्लियर है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, D1R1 ये रहा D1, ये रहा R1, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन है, केवल देखना है और आंसर करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 1.1 में इजी कर सकते हो, थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं और आपको कोई भी डाउट आता है तो लेकर आना है, समझ गए कि नहीं समझ गए। फिर 1.2 आएगी, 1 में आपको और अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, इजीली। वाला क्वेश्चन किया वो फिट ही नहीं हो रहा पूरा।
देखो इसमें डेफिनेट सी बात है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एक A4 साइज के ग्राफ पेपर पे नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? ये जो एक डब्बा होता था इसमें आप इसको 0 लेते थे, इसको 1 लेते थे। अब आप क्या कर सकते हो, 1 यहाँ ले लो, 2 यहाँ ले लो, मतलब जहां 8 आ सकता है वहां पे 16 आ जाएगा। ये चीज कर सकते हैं। अगर ग्राफ पेपर ड्रॉ करने का बोल रहा है और ग्राफ पेपर अपना छोटा पड़ रहा है तो, और छोटा पड़ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, 5-5 का गैप ले सकते हैं। जैसे मान लो 100 तक का दिया हुआ है, वैसे तो है नहीं, इतना इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिया नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, 2 तो आ ही जाएगा, 5 का ले सकते हो, 5, 10, 15 है ना? इतना बड़ा क्वेश्चन वैसे है नहीं, ठीक है? तो उस तरह से ट्राई करके देख सकते हो। मतलब जो आपकी स्केल है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? ट्राई करना, फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो डेफिनेट सी बात है हम ट्राई करेंगे। जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 लिखा हुआ है, तो 18 वाला क्वेश्चन था, 18 वाले क्वेश्चन में 18 तो होंगे नहीं बॉक्सेस, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 3 की जगह 6 आ जाएगा, 6 की जगह 12 जाएगा, 9 की जगह 18 आ जाएगा। कोऑर्डिनेट्स वो पॉइंट में 11.5 अराउंड है ना, तो हाँ, तो उसका भी आधा ले लेंगे, इस यहाँ से यहाँ तक का आधा हो जाएगा 11.5 ऐसा, ठीक है? ये पूरा डब्बे को हमने किसमें, एक डब्बे को 2 मतलब 10 डिवीजन इक्वल टू 2 यूनिट्स, ठीक है ना? एक डिवीजन में 2 फीट है ना? 18 फीट वाला क्वेश्चन है, वो फीट है उसमें यूनिट, तो 10 डिवीजन में 2 फीट, तो 5 डिवीजन में 1 फीट, तो 2.5 डिवीजन में कितने हो जाएंगे, आधा फीट ऐसा, ठीक है? तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपसे स्मूथली बन जाएंगे, कोई सा भी अटके आपका प्लॉट वाला हो चाहे फाइंड आउट वाला हो, आप लेकर आ सकते हो। अब एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में आपको क्या नहीं देखना है, यहाँ पर ये नहीं देखना कि स्टार वाले क्वेश्चन, बिना स्टार वाले क्वेश्चन नहीं। हमने कोऑर्डिनोमेट्री एकदम एंड लेवल तक पढ़ चुके हैं, सारे स्टार वाले बनेंगे आपसे, ठीक है? और आपको बिल्कुल ये दिमाग में नहीं लाना है क्या कि स्कूल वाले आपको स्टार वाले क्वेश्चन नहीं दे सकते। माना यूनिट टेस्ट में नहीं देंगे, हाफ ईयरली में एकदम से देंगे, आपको बता नहीं सकते। आप कौन सा चेक करने वाले हो, ठीक है? मैंने चेक कर भी दिया तो कब फाइंड होगी, भूल जाओगे कि स्टार वाला क्वेश्चन क्यों दे दिया था, तो दे दिया, लोगों ने कर भी दिया, ठीक है? पूरे स्कूल में 500 बच्चे 9 के, 5 बच्चों ने कर लिया, तो आपको लोग बोलेंगे देखो इनने भी तो करा, आपको भी करना चाहिए, करो प्रैक्टिस, डरते क्यों, प्रैक्टिस करो, यही होता है। आप सोचो क्या 10th की एनसीईआरटी में स्टार वाले क्वेश्चन नहीं रहते, बोर्ड एग्जाम तक में आ जाते, ठीक है? सीबीएसई जो बुक छाप रहा है जिसने स्टार डाला है वो फुल डाल देता है कुछ। अगर आप कुछ भी हो तो क्या आपको थ्योरी नहीं पढ़ाई थी, क्या आप कर नहीं सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, ठीक है? कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेलर के तौर पर जो हमने किए है ना, ये वाला देखिए, other point MAG on the same straight line, suggest a method to check this without plotting and joining point। बिना प्लॉट करे, बिना ज्वाइन करे, बिना प्लॉट करे, आपको ये बताना है क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन पर है, क्या इसका क्वेश्चन हमने पढ़ा था कोलिनियर, RABC कोलिनियर, तो हमने कैसे किया था उसको, AB निकाला डिस्टेंस, BC डिस्टेंस निकाला, AC डिस्टेंस निकाला, है ना? किया था लास्ट क्लास में। तो हम यहाँ इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, और क्या बोलेंगे, अगर दो डिस्टेंस तीसरे के बराबर है, दो डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर है, मतलब ये तीनों सेम लाइन में लाया कर रहे हैं, ठीक है? स्टार वाला क्वेश्चन सोचो कितना आसान है। आप ये वाला पढ़ो, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक, मतलब यही वाली यूज करके आपको ये भी बताना है कि स्ट्रेट लाइन पर है कि नहीं, और फिर बोला है प्लॉट करके प्रूव करो, ठीक है? यूजिंग ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट वर्टेक्स ऑफ, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक और वर्टेक्स लेना है ओरिजिन पर, और आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, ठीक है? और सेकंड पार्ट क्या है कि वो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, एक वर्टेक्स कहां, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है? तो ये तो प्लॉट वाले हो गए। टेबल दे रखी है, टेबल में आपको बताना है कि ये तीनों
मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, हाँ इन दोनों का मिड पॉइंट क्या ये होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या ये सही है, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या ये सही है, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या ये सही है। इज एम द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, आपको बताना है। तो आप चेक करोगे बोलोगे यस, चेक करोगे बोलोगे यस, चेक करोगे बोलोगे यस, चेक करोगे बोलोगे यस, या नो है तो नो बोलोगे। क्लियर है? और रीजन लिख दोगे कि है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। क्लियर है? ओरली हो जाएगा। देखो ना, ये 3,0 इमेजिन करो, यहाँ होगा 3,0, यहाँ होगा -3,0, यहाँ होगा 0,0 का ओरिजिन। यस, इजीली। ठीक है। Use the connection you found to find the coordinate of B given that M is the midpoint of A, है ना। तो आपको क्या बोला है कि A और B का मिडपॉइंट कौन है, M। B के कोऑर्डिनेट निकालने के इस तरह के क्वेश्चन नहीं करे, इससे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन करिए। लेट PQ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन वाले में आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि ट्राइसेक्शन वाला अभी तक नहीं किया, बट ट्राइसेक्शन की मैं प्रॉपर्टी बता दूंगा तो वो भी आपसे इजीली बन जाएगा। ठीक है। ट्राइसेक्शन मतलब क्या होता है, बाइसेक्शन मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट करना मतलब क्या होता है। अगर मैंने बोला ये AB है, O इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन, इसका मतलब क्या है, O मिड पॉइंट। बाइसेक्ट करना क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ट्राइसेक्ट करना मतलब क्या होगा, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ट्राइसेक्ट करना मतलब क्या होगा, बोलो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर। ठीक है। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट दिए, इसके कोऑर्डिनेट दिए, इसके कोऑर्डिनेट आपने मान लिए, इसके कोऑर्डिनेट आपने मान लिए, तो इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, इन दोनों का मिड पॉइंट ये है। तो एक बार मिड पॉइंट फॉर्मूला इन दोनों में लगा के ये निकल जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के ये निकल जाएगा। क्या आसान। ठीक है। तो ये था ना, ये वाला देखो 30 वाला पढ़ो और बताओ कौन से क्वेश्चन नंबर जैसा है। हाँ कौन सा, नहीं कौन सा, इसमें से कौन कौन सा बोला था पक्का। इसके सही है, पेज नंबर 3 पे जो 13 वाला कह रहा था ना उसके जैसा है। कौन सा, 13 वाला। अब 13 वाला देखो स्टार लगा हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन हमने करा था, माना उसमें बहुत सारी इक्वेशन बनी थी, 6-8 इक्वेशन बनी थी, उसको सॉल्व करना थोड़ा सा आपको टफ लगा था, बट आउट ऑफ द बॉक्स तो कुछ भी नहीं था। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा ले देखिए, और कुछ लगाया क्या, ठीक है। 14 और 15 ट्राई करना, नहीं बने तो नहीं। 16 वाला देखो आप स्क्वायर वाले क्वेश्चन करते वक्त क्या सोच रहे थे, बोला भी था किसी ने आप लोगों में से कि क्या ये सब हमारे सिलेबस में है क्या, स्कूल में तो हमको पढ़ाया नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर दिया। हाँ, तो आप खुद देख लो, ABCD आपको प्रूव करना है ये स्क्वायर है, तो क्या आपको AB BC CD AD डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं निकालना पड़ेगा, उसके बाद डायगोनल AC BD क्या डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तभी जाके आप बता सकते हो ABCD स्क्वायर है या नहीं है, और एक्सप्लेन कर पाओगे और एरिया ऑफ स्क्वायर बता पाओगे। अभी की नहीं बातें समझ, और इसमें तो स्टार भी नहीं है। 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने का जब बोला आपको एक क्वेश्चन में, तो आप क्या बोले, आप में से कोई था, आपकी बहन से कोई था कि हमारे जो स्कूल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया, एक क्वेश्चन में इतनी बार डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाया ही। कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने इसलिए बोला गणित को हल्के मत लेना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हर चैप्टर में अलग अलग ग्रुप दिखेगा आपको इस बुक का, ठीक है ना। तो इस बुक से ये चैप्टर जरूर करना, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज पूरी करना है। एग्जांपल एक्सरसाइज 1.1 1.2 तो कर ही लेना, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज को बिल्कुल अच्छे से करना है, ठीक है। बाकी एक चीज जो मुझे बतानी थी वो मैं आपको बता देता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला को बुधाइन पाइथागोरस थ्योरम कहा गया था 8th क्लास की बुक में। 8th क्लास की बुक का नाम गणित प्रकाश है ना।
गणित प्रकाश था जो लास्ट ईयर लॉन्च हुई, तो उसमें बताया गया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला को ॿुधाइणा पाइथागोरस थ्योरम जो कहा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आया था ये, और ये सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला किनके पहले, रेने डिस्कार्टिस के पहले बुधायना ने अप्लाई किया, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को बुधायना पाइथागोरस थ्योरम भी कहा जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला के अलावा, ठीक है। मिरर वाला कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, है ना। मिरर वाला देखो, इसकी हेडिंग डाल लो मिरर इमेजेस, मिरर इमेज, मिरर इमेज। क्या यार, ठीक है, तो मिरर इमेज देखते हैं। क्या बोल रहे हो? अरे ग्राफ नहीं समझना है तुमको तो केवल, है ना, समझ लोगे बढ़िया रहेगा, ठीक है। मिरर इमेज मतलब क्या कि या तो एक्स एक्सिस मिरर है या वाई एक्सिस मिरर, या तो एक्स एक्सिस मिरर है या वाई एक्सिस मिरर। अभी अपन मान लेते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है ये मिरर है, क्या है मिरर, ये मिरर में क्या होता है, क्या होता है मिरर में, हमारी जो इमेज है वो एज इट इज दिखती है, सेम साइज सेम दूरी, है ना, सेम डिस्टेंस पर दिखती है, यही होता है मिरर। मान लो एक पॉइंट है यहां पर, ये ऑब्जेक्ट वो है, इसकी इमेज की कोऑर्डिनेट बताओ। अगर कौन मिरर है, एक्स एक्सिस मिरर है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज के कोऑर्डिनेट बताओ फर्स्ट। 1, -, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, 1, -3 क्या हो गया, इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। अब मान लो कि y एक्सिस जो है वो मिरर है, ठीक है ना, मान लिया y एक्सिस जो है वो मिरर है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कहां होगी बताओ, y एक्सिस एज अ मिरर, +4, 2, ठीक है, यहां होगी इसकी इमेज +4, 2, ठीक है। अब मैं यहां पर हम क्या मान लेते हैं कि इसी ऑब्जेक्ट के लिए ये मिरर है, कौन, एक्स एक्सिस मिरर है। अभी इमेज कहां बनेगी इसकी इमेज -4, -2, ठीक है, क्लियर है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, मिरर ये है, तो इमेज यहाँ, ये ऑब्जेक्ट है, मिरर ये है, तो इमेज है, ठीक है। इमेज ऑब्जेक्ट का आपको क्या पढ़ना ध्यान रखना है, लाइट वाला, लाइट चैप्टर में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि मिरर किस तरह से एक्ट करता है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आप रोज के रोज मिरर को देखते हो, तो आपने देखा है क्या मिरर कहीं और इमेज बनाता है, आप मिरर के सामने खड़े हुए हैं तो आपको क्या दिखेगा, आप जितनी दूर है मिरर से, आप कौन ऑब्जेक्ट, आप कौन हो ऑब्जेक्ट, हम मिरर से जितनी दूर खड़े हुए उतनी दूर इमेज बनती है, यही होता है, हम मिरर से जितनी दूर है उतनी दूर इमेज बनती है, इसमें कोई दिक्कत किसी को है समझना। तो कौन सा कॉन्सेप्ट बताया मैंने, मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट बताया। मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट में आपको क्या पूछा जाएगा,
आपको ये बोला जाएगा कि मान लो इस पॉइंट पर कौन है, ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ होगी। ठीक है, बस ये ध्यान से पढ़ना कि मिरर एक्स एक्सिस को ले कि वाई एक्सिस को। ठीक है, और अगर आपको ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के कोऑर्डिनेट दे दिए, जैसे मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट क्या है, मैंने बोला ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट है 5,5, इमेज के कोऑर्डिनेट है, ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट 5,5, इमेज के कोऑर्डिनेट है 5,-5। बताओ मिरर कौन, क्या क्वेश्चन है, मिरर कौन। अगर ऑब्जेक्ट 5,5 है, इमेज 5,-5 है, तो मिरर कौन, एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस, जल्दी बताओ, एक्स एक्सिस। ठीक है, मिरर कौन, एक्स एक्सिस। ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकते। ठीक है, आया समझ में। हाँ शिवाली का, शिवाली का, तो बताओ तुम, ऑब्जेक्ट 2,2 पर है, कहाँ है ऑब्जेक्ट, कहाँ है ऑब्जेक्ट 2,2 या ऑब्जेक्ट 2,2। ठीक है ना, ये कौन है, फॉर ऑब्जेक्ट। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, मिरर कौन सा, उधर होगा। तो मिरर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे लिए जो क्वेश्चन मैंने थ्रो किया उसमें कोई सा भी मिरर मान लो तुम ये बोलो, तुम ये सोचो कि ये भी मिरर है, ये भी मिरर है। अब बताओ कितनी इमेज बनेगी, यहां बनेगी एक और एक यहां बनेगी। वैसे तो देखो इनफाइनाइट इमेज बनेगी, क्योंकि अगर ये दोनों मिरर है तो ये 90 डिग्री बना रहा है, तो इनफाइनाइट इमेजेस बन सकती है। ठीक है ना, बट अभी हम केवल यहाँ पे क्वाड्रेंट की बात करें, तो एक इमेज यहाँ बन जाएगी इसकी और एक इमेज यहाँ बन जाएगी। क्लियर है, समझ में आया सभी को, कोई प्रॉब्लम। चलिए, तो आपने एग्जाम्पल के लिए एक कार्टेशियन प्लेन बना के एक आध इमेज बना ली कि नहीं बनाई, एग्जाम्पल के लिए क्या करो, एक आध बना लो, ओवर O2 इस तरह से एक आध जो एग्जाम्पल बना लो, इसकी इमेज का, इसकी इमेज, समझ गए नहीं समझ गए।